Good morning, class 12th. So this is the last topic, that is managed floating of chapter foreign exchange rate. So what is managed floating? And अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा कि जो एक्सचेंज रेट हमने जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ा है, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमने पढ़ा है, उसी को मैनेज्ड फ्लोटिंग कहते हैं। उसमें थोड़े से क्या है एक्सटेंशंस आ जाते हैं, थोड़े से उसमें चेंजेस जो है वो और आ जाते हैं, तो उसको पढ़ लेते हैं हम। So it is a system in which exchange rate is determined by the forces of supply and demand in the international money market, but the government intervenes to place some influence on the exchange rate so that it remains within the desired limits. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मैनेज्ड फ्लोटिंग है ये भी एक्सचेंज रेट ही है। सो ये कैसा एक्सचेंज रेट है जहाँ पर आपका जिसको डिटरमाइन तो फोर्सेस ऑफ सप्लाई और डिमांड के हिसाब से किया जाता है इंटरनेशनल मनी मार्केट में। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज है कि गवर्नमेंट जो है ना, यानी कि गवर्नमेंट मान लो, सेंट्रल बैंक मान लो, वो थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर डालती है एक्सचेंज रेट के ऊपर, थोड़े से चेंजेस कर सकती है। कैसे? ताकि ये जो है अपना डिज़ायर्ड लिमिट्स के बीच में ही रहे, उसके विद इन ही रहे। क्यों? क्योंकि देखो कई बार क्या है, जैसे जो रेट्स हैं अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा घट रहे हैं, तो इसमें चेंजेस करने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और राइट्स भी हैं वो किसके हैं? सेंट्रल बैंक के या फिर गवर्नमेंट के। सो इन अदर वर्ड्स इट इज सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विद ओकेजन्स occasional intervention by the central bank to influence the float और manage the float। यानी कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल बैंक को। तो इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो अगर शॉर्ट नोट में आता है कभी मैनेज्ड फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग या फिर फ्लोटिंग बाय सेंट्रल बैंक समथिंग करके, तो आप ये सब यहाँ पर लिख सकते हैं। सब यहाँ पर अब आगे इसका वर्क जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम कि सेंट्रल बैंक जो है किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं फ्लोट के ऊपर या फिर मार्केट एक्सचेंज रेट को किस तरीके से चेंज करते हैं। सो यहाँ पूरा वही पूरा आपका प्रोसेस आ जाएगा। सो इट इज़ थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं कि विद परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी होता है, वो भी इंटरनेशनल मनी मार्केट में। तो जब भी एक सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं, जब भी सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि हमारी जो मार्केट वैल्यू है, डोमेस्टिक करेंसी की मार्केट वैल्यू डेप्रीशिएट होती जा रही है, यानी कि यूएस डॉलर के मुकाबले अगर हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू घटती जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें उससे हमारे जो रुपीज़ हैं उनकी वैल्यू हमें फिर से रीस्टोर करनी पड़ेगी। तो अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रीस्टोर करने के लिए क्या करना होगा उन्हें? सेलिंग द यूएस डॉलर्स इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, कि वो यूएस डॉलर्स को इंटरनेशनल मनी मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देंगे। इनको जब सेल करेंगे तो सेल करने के बाद क्या होगा? आफ्टर सेलिंग द डॉलर्स, बैंक जो है अपना सप्लाई ऑफ डॉलर्स जो है इंक्रीज़ कर देंगे। इसमें इंक्रीज़ करने के साथ क्या हो जाएगा? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये जो इंक्रीज़ हुआ है सप्लाई में, इसकी वजह से जो प्राइस है डॉलर का, क्योंकि देखो अब इंक्रीज़ सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। अब आपको पता ही है अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो उसके बाद क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, जिनकी वजह से क्या होगा, जो प्राइस ऑफ डॉलर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा इन रिलेशन टू डोमेस्टिक करेंसी। इसकी वजह से अब आगे आप एक्शन देख रहे हैं, पूरा मतलब प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया हुआ है रीस्टोर करने का। तो जैसे एक्सेस डिमांड और हमने डेफिशिएंट डिमांड में देखा था ना कि हम किस तरीके से दोबारा रिस्टोर करते हैं, तो बस यहाँ पर भी फिर से एक्सचेंज रेट को रिस्टोर किस तरीके से करना है वही आपको बताया गया है। तो ये जो हमने यहाँ पर एक्शन किया है, यानी कि जो हमारा इंक्रीज़ इन सप्लाई हुआ है फॉरेन करेंसी का, जिसकी वजह से हमारा जो उसका जो प्राइस है डॉलर का वो घट गया है हमारे डोमेस्टिक करेंसी के रिलेशन में। तो इस एक्शन की वजह से ऑन टू फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपी, इम्पोर्ट बिल ऑफ गवर्नमेंट टेंड टू शूट अप, फिस्कल डेफिसिट स्टार्ट माउंटिंग। अब इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा आगे कि डॉलर के अब और ज़्यादा अगर रुपी की वैल्यू गिरती जाती है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू है डॉलर की वो बढ़ जाएगी। मतलब अब यही देख रहे हैं कि अपोजिट यहाँ पर किस तरीके से चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे ही अगर नेक्स्ट केस देखें कि अगर सेंट्रल बैंक को कभी ऐसा लगता है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है तो इसकी वजह से हमारा जो फॉरेन डिमांड है हमारे डोमेस्टिक गुड्स के लिए वो घट जाएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब फॉरेन करेंसी को ख़रीदना स्टार्ट करना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा। जैसे डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की बढ़ेगी, क्योंकि अब हम उसको स्टार्ट कर देंगे परचेज़ करना, तो जैसे उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस भी
अब धीरे धीरे प्राइस भी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है ना। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, सो नाउ फॉरेनर्स जो हैं अब धीरे धीरे क्या कर देंगे, हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो फिर से अपना परचेज़ करना स्टार्ट कर देंगे, और इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट डिमांड है फॉर डोमेस्टिक गुड्स इज़ रीस्टोर्ड। तो ये सारा जो प्रोसेस हमने किस लिए किया है, ताकि जो एक्सपोर्ट डिमांड है, और या फिर जैसे कैसे भी केसेस आ रहे हैं भाई, कभी भी अगर हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा घट रही है या फिर फॉरेनर की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा घट रही है या फिर बढ़ रही है, तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से रिस्टोर किया जाएगा। तो मैंने जो फ्लोटिंग जो एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना कंट्री की करेंसी की वैल्यू को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं इन रिलेशन टू अदर करेंसीज, और अपनी डिज़ायर्ड लिमिट्स में रहकर अपना डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के साथ ही इन सबको ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पॉलिसी बिल्कुल बैंक रेट पॉलिसी की जैसी ही है, और जिसकी वजह से जैसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट किया जाता था, आपको पता ही है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये सेंट्रल बैंक का है कि अगर देखो फिर से वही बात है कि वी नो बाय रेजिंग द बैंक रेट, कि अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रल बैंक सक्स लिक्विडिटी फ्रॉम द डोमेस्टिक मनी मार्केट, जिसकी वजह से आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही अगर बैंक रेट घटा दिया जाता है ताकि लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाए हमारी कंट्री में, और ताकि जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाए। तो बस उसी तरीके से पूरा प्रोसेस, आप इसको बुक में से भी थॉरली रीड करना, और कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और यहाँ पर हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। अब आगे हम NCERT से या फिर जैसे भी करना है अपना सिलेबस आगे करते हैं फिर से रिवीजन वगैरह के साथ, ओके।